अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व क़ाला अल्लाहु तआला व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे ख़्याल से मैंने आप लोगों के सामने तालीम की अहमियत के मुतालिक जो दो आयत करीमा पेश की, वो चूँकि यहाँ पर जमात के अरकान असातिज़ा इकराम मौजूद है, वो सभी जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में वो मखलूक है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली कहलाती है। अशरफुल मखलूक़ात इसके इल्म की वजह से, इसके फ़हम की वजह से, इसके तदब्बुर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को इतना ऊंचा मकाम दिया कि फ़रिश्तों को भी हुक्म दिया कि इंसान का सजदा करें। आज मेरा उन्वान इल्म की अहमियत बोलना नहीं है, लेकिन जो टॉपिक मुझे दिया गया है और जो टॉपिक सुबह से चल रहा है और जिस मसले के तहत हम यहाँ पर जिस फ़िक्र से जमा हुए हैं और वो फ़िक्र की बातें जो मेरे पेशरो मुकर्रिरीन ने यहाँ पर रखी, तज़कीर से लेकर सवाल जवाब के सेशन तक, उसमें जो कीमती और नुमायाँ बातें सामने आई, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। अगरचे मैं अपनी तैयारी के अंदर वो करके आया था, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहता। और मैं जो मेरे पेशरो मुकर्रिरीन ने एकेडमिक बातें कहीं और उसको समझाने की कोशिश की फ़िलासफ़ी के अंदाज़ में, और उसकी तायीद और तस्दीक करते हुए मैं कुछ प्रैक्टिकलिटी और स्टडी अप्रोच से कुछ बताना चाहूँगा, एक अलग अप्रोच से। आप अब तक जो बातें आई वो थिंकर अप्रोच से आई। मैं थोड़ा सा अपना ज़ाती बैकग्राउंड बताऊं ताकि ये समझने में आसानी हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और किस हद तक हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन। और स्पेशली मेरा टॉपिक है फ़ंड रेजिंग का, लेकिन वो फ़ंड रेजिंग में क्वालिटी एजुकेशन कैसे अहमियत रखेगा और एक माइनॉरिटी एनजीओ चलाते हुए हमको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर में और क्यों CSR कॉरपोरेट सेक्टर में हमको फ़ंड नहीं दिए जाते, कहाँ आकर रुकावट पैदा होती है, उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और अभी जो क्रिएटिविटी की बात लाई गई, अभी जो और बातें कि हम सिर्फ एक फ्रेमबॉक्स के अंदर ही सोचते हैं, उससे बाहर निकलकर क्यों नहीं सोचते हैं एजुकेशन के लिए, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, मेरा ताल्लुक़ कोकन के एक साहिली इलाके श्रीवर्धन से है। अल्लाह के फजलो करम से मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ और आलिम भी हूँ, और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी मुकम्मल किया हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, और अब पॉलिटिकल साइंस में ही मैं डॉक्टरेट भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ 6-7 साल उस्ताद की हैसियत से एक मदरसे का उस्ताद, फिर एक स्कूल का उस्ताद, फिर एक एंटरप्रेनर और फिर सोशल एक्टिविस्ट और एक NGO चलाता हूँ। तो एक अपने ज़िंदगी के फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग, जिसने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा 2000 रुपये तनख्वाह से की और आज जो 2 लाख रुपये सैलरी बांटता है हर महीना, वो क्या सफ़र रहे इस 11-12 साल के अंदर, उस तमाम एक्सपीरियंसेस को मैं सामने रखने की कोशिश करूँगा। और एक आप लोगों के वसी तजुर्बात के सामने मेरा एक छोटा तजुर्बा इस फास्ट और तेज़ रफ्तार ज़माने में IT के ज़रिए से कैसे अचीव किया और कैसे हम सब मिलकर इसको और आगे ले जा सकते हैं, इसको भी सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात,
किसी भी इदारे को सक्सेसफुली चलाने के लिए, किसी भी तहरीक को सक्सेसफुली चलाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में आए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात दी थी कि वो एक मिशन दिया था कि आप वाज़ेह तौर पर समझा दे पूरी बात को कि हम करना क्या चाहते हैं। तो एजुकेशन के जो स्टेक होल्डर्स है, 6 स्टेक होल्डर्स सर ने बताए, मैं 4 गिनता आया था, सर ने आज 2 बताए, मेरे इल्म में इजाफा हुआ और 6 स्टेक होल्डर्स हैं। स्टूडेंट, टीचर, मैनेजमेंट, समाज, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, 6। ये 6 लोगों के सामने अगर हमारा मिशन वाज़ेह नहीं होगा तो हम मोटिवेट नहीं होंगे कि हमको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोटिवेशन जरूरी है और मोटिवेशन के लिए मिशन की क्लैरिटी जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन का जो भी हम मिशन अगर चला रहे हैं तो हमारे लिए ये 6 के 6 लोगों को इसका इक्वल स्टेक होल्डर बनाना जरूरी है। ये सबसे बुनियादी बात है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन में बात सामने आ चुकी है, तफहीम जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मेमोराइजेशन काम आता है, बहुत काम की चीज होती है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। अगर हम समझे नहीं, यकीन मानो, न इस्तेमाल कर सकते हैं, न इज्तिहाद कर सकते हैं, न सवाल का जवाब लिख सकते। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पर स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर पेपर सॉल्विंग मेथड, रेफरेंस बुक्स, गाइड्स, मास्टर कीज, हम नवनीत के, हम फुलाने पब्लिकेशंस के, जैसे बताया सर ने कि बस्ते वजनदार नहीं, नफ्से मसला क्या है वही भेजे में घुसा नहीं है। जो मतन है, जो इबारत है, जो टेक्स्ट बुक है वही नहीं समझे है और आप शुरुआत खोल के उनको रटा रहे, क्या दिमाग में बैठेगा बच्चे के। तो दूसरा मसला जो हमारे सामने होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, टीचिंग एड्स वेरियस हो सकते हैं, मैं आने वाला हूं उस बात पर। हमारा उस्ताद, हमारी ज़बान, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा हर वो चीज़ जो तालीम के लिए ज़रूरी समझी जाती है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर इफ़हाम तफ़हीम नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी फायदे का नहीं, वो एजुकेशन हुआ ही नहीं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए मोटिवेशन के बाद अगर कोई चीज़ शर्त के तौर पर चाहिए तो वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर हम समझे नहीं तो ना समझा सकता बच्चा, फिर बच्चा क्या बोलता कि भाई वो पेपर बाहर का आया था। बच्चे बोलते कोई एग्जामिनर बाहर का नहीं देता, क्वेश्चन मेथड बदल दिया, क्योंकि बच्चे के सामने क्या है, टीचर ने पढ़ाया, ये क्वेश्चन पेपर है, ऐसे आ सकता है और ये मेथड है, एक जुमलों में जवाब दीजिएगा, अगर आप जोड़ियां लगाइए में पूछ दो, गया काम से। और अभी जो मेथड चल रहा है कॉम्पिटिटिव मेथड्स, जिसमें एक सवाल के 4 मुशाबे जवाब होते हैं, मतलब बिल्कुल इक्वल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें से बिल्कुल दुरुस्त वाला चुनना होता है जो दूसरे से मामूली सा अलग होता है। इतनी डीप लेवल बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई होती है। वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चे रटे हुए होते हैं, समझे हुए नहीं होते। ज़रा सा बदल के पूछ लो या कॉम्पिटिटिव लेवल का पूछ लो, करीबुल माना, आप जो एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब समझे जाने वाले 4 ऑप्शन दे दो और पूछो ज़्यादा सही कौन सा है, बच्चा नहीं दे पाता जवाब। आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए हमको मैक्सिमम नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर से, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास होने वाले लोगों से पूछिए, आपको पता चलेगा उन्होंने जो है बड़ी बड़ी किताबें, अलमारियां नहीं पढ़ी। मैक्सिमम एजुकेशन नहीं चाहिए, कंफ्यूजन पैदा होता है। प्रॉम्प्ट एजुकेशन चाहिए, परफेक्ट एजुकेशन चाहिए।
आप 10 मसले समझाइए बच्चे को दिन में, लेकिन ऐसे समझाइए कि वो जिंदगी भर याद रहे, उससे वो 100 मसले इस्तेमाल कर सकता है। वो साइंटिफिक मसले हो, मैं शरई मसले की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रॉम्प्ट एजुकेशन तीसरा पार्ट है। हमारे को जो भी, मान लो हम साइंस पढ़ा रहे, तो साइंस के एकेडमिक्स पढ़ाने के साथ साथ उसी सेक्टर के अंदर कोई बंदा अगर कोई सर्विस दे रहा है शहर में, या कोई साइंटिस्ट प्रोफेशनल है, तो उसको भी सामने लाइए। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाह रहा है तो आप एक अच्छे प्लेयर से मिलाइए। बच्चा अगर पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा है तो आप कभी उसको पुलिस स्टेशन ले जाइए। ये सारी चीजें एक्सपर्टाइज की होती है, प्रॉम्प्टनेस की होती है। बहुत सारी इंटरनेट पर इधर उधर मवाद ऐसे मिल जाता है लोगों को, जिसमें बच्चे कंफ्यूजन के स्टेटस में चले जाते हैं। और प्रॉपर नॉलेज, जो एग्जाम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद क्या? आप देखिए बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स इंडस्ट्रीज की, लोग बोलते हैं कि रिक्रूटेबल मटेरियल नहीं है। अभी बताया 75% इंजीनियर्स जो है वो कुछ और कर रहे हैं। क्या इंजीनियरिंग जॉब्स की कमी है? कमी है? नहीं। आप आइए कोई बंबई के अंदर, कोई भी मेट्रो सिटी के अंदर किसी एक जॉब पोर्टल पे जाइए और जाकर देखिए कितनी नौकरियां मौजूद है। फिर क्या बात है? लोग बेरोजगार है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी है, फिर प्रॉब्लम कहां है? वो गैप, वो चीज जो बिजनेस को एनहांस करने के लिए कंपनियां देखना चाहती है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है बच्चे में, तो लेंगे कहां से? आप समझ रहे मेरी बात को? शायद ये दूसरे थियोरेटिकल सोचने के एंगल से अलग एंगल है हमारा, लेकिन ये एक एंगल है, ये फैक्ट है। लाखों जॉब्स मौजूद है, सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, चपरासी से लेकर ऊपर तक। अब जाइए देखिए है या नहीं है। बच्चे भी है, मेंटालिटी नहीं है, रिक्रूटेबल मटेरियल नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट था जो मुझे बोलना था। अब मैं एक और पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं, ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब लोगों ने यह समझा, आ रहा हूं मैं, ये पॉइंट्स पर आ रहा हूं, ये इससे कनेक्टेड है, कनेक्ट करके बताऊंगा मैं। तीसरा पॉइंट है ई लर्निंग। ई लर्निंग के अंदर लोगों ने यह समझा कि हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं है, हमारे पास प्रोजेक्टर्स नहीं है। लोगों ने लेबोरेटरीज बना दी, स्कूलों में लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब्स, शिफ्ट करना मुश्किल। प्रोजेक्टर लाए, टीचर को कनेक्टिविटी कराना मुश्किल। एजुकेशन सेक्टर में प्रोजेक्टर और लेबोरेटरी के थ्रू एजुकेशन इज अ फेलियर टेक्नोलॉजी। आप बोलेंगे फिर कैसे ई लर्निंग? ओनली थ्रू स्मार्ट स्क्रीन्स, प्लग एंड प्ले स्क्रीन्स, जिसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर, इनबिल्ट सारी वाईफाई कनेक्टिविटी। आप सादे से मोबाइल के अंदर यहां पे चालू करो उधर दिखेगा, यहां पे चालू करो उधर दिखेगा। मिररिंग फैसिलिटी के साथ 30,000 रुपए के अंदर ऐसे स्क्रीन्स मिलते हैं। टीचर्स को कोई बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मोबाइल के अंदर एक वीडियो लाया, दिखा दिया, आराम से बच्चों ने सुन लिया। लो बजट के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। ये ई लर्निंग फैसिलिटी में हमने ये समझा कि सिर्फ हम बच्चों को स्क्रीन से पढ़ा दिए ये ई लर्निंग हो गई, नहीं। इसके साथ साथ ई लर्निंग के थ्रू असेसमेंट टेक्नोलॉजीज मौजूद है, जो क्लासरूम के अंदर बहुत आसानी के साथ इंप्लीमेंट की जा सकती है और की जाती है। आप सोचते होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, मुझे तो फाइनेंसिंग और फंडिंग बोलना थी। मेरे भाइयों, ये वो बातें हैं जो स्पॉन्सर, डोनर देखता है कि क्या इनकी
इन मैनेजमेंट्स की, इन लोगों की ये समझ यहां तक पहुंची है कि ये पहुंचाना चाहिए। हम अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा किसी से देवे, तो जो पैसा देना चाहता है वो पैसा देने वाला देखता है मेरे पैसे का इस्तेमाल सही होगा या नहीं होगा। क्या लोग जिनको मैं देना चाहता हूं इससे वो जो चेंज लाना चाहते हैं वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। अगर नहीं दिखता है तो बड़े प्यार से बोलेगा ठीक है आप आ जाइए, आप अगली बार देख लेते हैं। ये बात हमारी माइनॉरिटी मैनेजमेंट सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। इसी वजह से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हमारे को फंड देने से रुक जाते हैं। मैं कॉरपोरेट इंडस्ट्री में बैठा हूं, देख रहा हूं, फंड रेज कर रहा हूं, लोग बोलते हैं कि लोगों को समझाओ, चेंज ऐसे आता है, काम ऐसे किए जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड्स को, उन्हीं पुरानी घिसी पिटी बातों को, हमारे दिमागों में बैठी हुई बातों को लेकर हम बैठेंगे तो हम सिर्फ 15 साल से ई लर्निंग में चर्चे में है। सही बोल रहा हूं सर? सिर्फ चर्चे में हम लोग ई लर्निंग में। और दुनिया, आप यकीन मानो, 10 घंटे बुक्स पढ़ के जो अंडरस्टैंडिंग और गेनिंग नहीं आता, वो 10 मिनट एक अच्छा वीडियो देखने के बाद में आ जाता है बच्चे को। आप देखो, हाँ, इतने सारे तजुर्बेकार लोग हैं, आप मोबाइल चलाने के लिए आप काफी देर तक स्ट्रगल करते रहे, तब हमको एक स्मार्टफोन ऑपरेट करना आया। एक बच्चा जिसने कभी स्मार्टफोन नहीं देखा, उसके सामने आप रख लो, आधे घंटे के अंदर उसको पढ़ना आता हो ना आता हो वो ऑपरेट करना सीख जाएगा। बोल देगा ऐसा नहीं अब्बा, ऐसा करते, ऐसा नहीं, ये करते, ये नहीं करते, ये करते। उसको गेम खेलना भी आता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहां तक है? ये जनरेशन बहुत फास्ट चली जाती है, हमारे को देर लगी। तो ये वो पॉइंट है। हमने एक छोटी सी सर्विस हमारे इस तजुर्बे से शुरू की कि रोजाना एक वीडियो 10 मिनट का, हम जो सबक को एक्सप्लेन करने वाला होता है, हम खुद नहीं बनाते, हमारे बनाए हुए भी है, लेकिन लोगों के, आप जैसे टीचरों के बनाए हुए वीडियोस, अलग अलग कैलिफोर्निया के, इधर के उधर के बनाए हुए इंग्लिश के वीडियोस, उसको उर्दू में चेंज करते हैं, थोड़ा अंदर से लैंग्वेज बदली करते हैं, कुछ अंदर इनपुट डालते हैं। 10 मिनट का वीडियो जो बंक करने वाले स्टूडेंट है उनको दिखाते हैं और उनको एग्जाम में बिठाते हैं और वो आंसर लिख के आ जाते हैं। वो शायद के अल्फाज में उनके जोड़ने में गलती होती होगी, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट हमारे काफी बार कामयाब हो चुके हैं। वो एक वीडियो 10 मिनट का हम रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह आज 2000 बच्चों को भेज रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप। इससे हुआ क्या? इससे चेंज ये हुआ कि रोजाना 10 मिनट का मतलब तफहीम करने वाला, समझाने वाला वीडियो, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बुक्स के मैटर को समझने लगे। जब जो मैटर ऑफ द लेसन है वो समझ में आने लगा तो खुद ब खुद बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करने लगा, वालिदैन को इंटरेस्ट आने लगा। क्योंकि बहुत से वालिदैन, उनके ज़माने में पढ़ी हुई किताबें अलग थी, आज की अलग है, क्या है समझा हुआ नहीं है, लेकिन वीडियो देने के बाद उनको भी समझ में आया। तो कई वालिदाओं ने एडमिशन लिया कि हम फर्दर एजुकेशन करना चाहती है। कई लोगों ने ट्यूशन क्लासेस के अंदर शुरू किया और कई स्कूल्स ने शुरू किया। हालांकि वीडियो कोई हाई क्वालिटी उतने बड़े इसके नहीं थे, लेकिन जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, हमारी कौम गुजर रही है कि मासेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो इल्म और क्वालिटी के लिए ये कर रही थी, उसको अखज़ करने के लिए ये कर रही थी, उसको लोगों ने, स्कूल ने, मैनेजमेंट ने, और सबसे पहले हमने ये किया कि जितने मैनेजमेंट के लोग हैं या जितने टीचर्स हैं उनके बच्चों को ही पहले हमने वीडियो भेजना चालू किया। पहले तो ये अजीब सा अटपटा सा लगने लगा, ये क्या वीडियो है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो को रिलेट करने लगे तो उनका दिमाग खुलने लगा, तो फिर उससे सहूलत पैदा होने लगी और ये लो बजटिंग के अंदर ये वीडियोस ने इस तरह किरदार अदा करना शुरू किया। अब मैं आता हूं फंड रेजिंग के पार्ट के अंदर। फंड रेजिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज, CSR हो या गवर्नमेंट हो, वो ये देखते हैं कि ये ट्रस्ट या ये NGO रजिस्टर्ड है या नहीं है। या तो वो ट्रस्ट होना चाहिए, या सोसाइटी होनी चाहिए, या सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए। उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, मान लो हम स्कूल खोले हुए,
अगर हमारे बायलॉज के अंदर वो नहीं है तो उसके ऊपर फंड पास नहीं होता। जो हमारा ट्रस्ट या इदारा है, वो इदारे का जो काम हम कर रहे हैं, चाहे कोचिंग क्लास चला रहे हो, चाहे स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स और बायलॉज में नहीं लिखा हुआ है और उस बायलॉज के हिसाब से हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर बुक्स पे रजिस्टर नहीं हुआ है, फंडिंग नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते। यह नहीं कहता हम खयानत करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। हम अमानतदारी से अपने जेब का पैसा भी लगाते हैं उसके ऊपर, ट्रस्टों के ऊपर, जरूरत से ज्यादा अपनी इनकम भी लगाते हैं, लेकिन बुक्स पर जो ऑब्जेक्टिव्स और बायलॉज है वो उसके साथ मैच नहीं करते। इस वजह से हम तो वहां जाते नहीं, एक्टिविटी तो जाती नहीं, जाती है फाइल, और फाइल के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता। और यही वजह है कि जो झूठे फर्म्स होते हैं, जो लोग बड़े मास्टर होते हैं पैसा निकलवाने वाले, वो झूठी रिपोर्ट बनाकर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चीजें रख लेते। प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है लेकिन उनको पैसा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी रिपोर्ट सही है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छा 3 साल का बैलेंस शीट होना चाहिए। मैं ऐसे कई इदारे जानता हूं, नामवर इदारे, जो 30-30, 40-40 स्कूल की ब्रांचेस चलाते हैं, उनका 10-10 साल से ITR फाइल नहीं है। भाई क्यों? वो ट्रस्ट एक्ट में छूट दी हुई है। छूट दी हुई है तो मतलब व्हाट डज इट मीन? अगर हमारे को अच्छी फंडिंग और फाइनेंसिंग चाहिए तो हमारे मिनिमम 3 साल के, लास्ट 3 इयर्स के हमारे को एक्सपेंडिचर, और वो भी ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। याद रखो, आपने लिखा है कि मैं प्राइमरी स्कूल चलाएंगे और आप चला रहे कॉलेज और उस पर 1 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, आपको फंडिंग नहीं आएगी कभी। लिख के लेना। जो लिख नहीं है तो ऐड करा दो, किसी अच्छे CA से या किसी अच्छे आदमी से कंसल्टिंग ले लो। 12A सर्टिफिकेट 6 महीने में मिलता है। 12A सर्टिफिकेट के अंडर में जो आपको डोनेशन आएगा, वो आपका डोनेशन आने की वजह से आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। CSR फंडिंग देने वाले, कॉर्पोरेट सेक्टर के फंडिंग देने वाले ये चीज सबसे पहले देखते हैं कि 12A है या नहीं है। दूसरी चीज ATG सर्टिफिकेट। इसमें लगता क्या है आप पूछोगे? यही 3 साल की बैलेंस शीट और जितने ट्रस्टीज है उनका खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ डिक्लेरेशंस लगते हैं कि आज के बाद हम जो कुछ भी करेंगे चैरिटी कमिश्नर को भी अपडेट करेंगे वगैरह वगैरह, उसके फॉर्मेट्स होते हैं। 6 महीने का ऑर्डर है, 6 महीने में 12A मिल जाना चाहिए। ATG के लिए ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ATG निकालने 12A होगा माफ करना, 12A होगा तो ही ATG मिलता है। 12A नहीं होगा तो ATG नहीं मिलता। ATG में क्या होता है कि जो आदमी टैक्स देता है उसको, जो आदमी डोनेशन देता है उसके टैक्स में कमी की जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, अच्छा ये इनफिरादी यानी मतलब एक आदमी, अगर नासिर सर 1 लाख रुपए अगर मेरे ट्रस्ट को देते हैं तो उनके टैक्स में से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये का उनको जो भी उनका फाइनेंशियली आएगा उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नासिर सर की कंपनी देती है तो उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, CSR देने वाले बड़े लोग जो होते हैं, जिनकी कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही होती है, उनके डायरेक्टर्स अपना पर्सनल अकाउंट से अपना टैक्स कम करने के लिए डोनेशंस अपने पर्सनल अकाउंट से भी क्या करते थे, दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात देते हैं। मैं उन ज़कात देने वालों को ये रिकमेंड करता हूं कि भाई खालिद जो है वो आबिद को ज़कात देने वाला है, एग्जाम्पल, तो खालिद आबिद को ज़कात डायरेक्ट मत दो। खालिद क्या करे, ATG फर्म जो है मेरी, आप 1 लाख रुपए मेरे को डोनेशन दे दो, मतलब ट्रस्ट को दे दो, और वो ट्रस्ट क्या करेगी, पूरा 1 लाख रुपए आबिद को दे देगी। आप बोलोगे फर्क क्या? खालिद अगर आबिद को डायरेक्ट दे देगा तो ज़कात तो अदा हो गई, लेकिन खालिद स्टार फाउंडेशन को देगा और स्टार फाउंडेशन आबिद को देगा तो ज़कात भी अदा हुई और 30,000 का उसको बेनिफिट मिला। वो 30,000 का जो तेरे को बेनिफिट मिला वो तू 30,000 दोबारा रीडोनेट कर।
या आधा तू रख और आधा डोनेशन दे। अरे समझ में आया? क्लियर है? हाँ नहीं, ट्रस्ट तो बना ही इसीलिए लेकर देने का, मुस्तहिकीन को देने का। शरई एंगल से क्लियर है। अब वो जो 30,000 बचता है, इसका कोई लेजिस्लेशन शरीयत में नहीं है, ना ही गवर्नमेंट में है। तो जब हम माइनॉरिटी एनजीओ चलाते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां के सारे चीजें करते हैं और बेनिफिट मिल जाता है, यू कैन टेक द बेनिफिट। इसमें वो बनी इसराइल की गाय वाला मसला हमको नहीं करना चाहिए कि लाल कलर की चाहिए तो फिर उसकी चाहिए या उसकी चाहिए, नहीं। जब शरीयत में परमिशन है, ट्रस्ट हकदार होगा तभी तो लेगा ना, और वो लेकर दे रहा है पूरा के पूरा, हकदारों की फहरिस्त है। सो एटीजी बेनिफिट ये हुआ। एफसीआरए बहुत ही मुश्किल टास्क है जिसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। गवर्नमेंट रिसोर्सेस, मैंने पूरा एक फोल्डर बना के लाया हूं, मैं जहूर साहब के पास हवाले करने वाला हूं कि किस मिनिस्ट्री में कौन से फंड्स मिल रहे, कैसे मिल रहे, क्या उसके फॉर्मेट्स है, क्या फॉर्म है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। कोई टिका बंदा उसूल नहीं है। अच्छा, एक एनजीओ चलाने वालों को एक बहुत बातें हमेशा सुनने आई होगी जिस पर कभी यकीन मत करना। वो 100 करोड़ का फंड है, जिसके पास 12A ATG है, वो तुम्हारे को देने वाले हैं और तुम उसमें से इतना पैसा निकाल के दे देना, 25% तुम रख लेना। बिल्कुल इस पर भरोसा मत करना, ये ट्रैप होता है। ये बहुत सुनने में आता है, इतना है उतना है, इधर डालो इधर से निकालो, अंगड़ियां देंगे, कैश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर 12A ATG पहली बात जो मिलता है, वो जो टैक्स कमिश्नर होता है, इनकम टैक्स कमिश्नर, वो स्पेशल एग्जेम्पशन देता है। काय के लिए देता है एग्जेम्पशन? कि ये इदारे, ये समाजी इदारे सरकार को, जो सरकार का काम है आवाम की फलाह व बहबूदी करना, वो सरकार प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो ये इदारे उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए उनका टैक्स माफ कराते हैं वो, और इसलिए जो है उसके अंदर जो है वो स्पेशल निगरानी में रखते हैं उसको वो लोग। चैरिटी कमिश्नर, अपना चैरिटी कमिश्नर नहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर पर्सनल इसमें रखते हैं उसको। और ऐसे इदारों के बारे में लोग आकर बोलते हैं 12A ATG है, 100 करोड़ दिलाते, 25 करोड़ तू रख लेना, 75 करोड़ हमारे को निकाल के दे देना, एग्रीमेंट साइन कराने के लिए तैयार, भाई हमारा पहचान वाला है एकदम पक्का, वो फलाने साहब का ये है या फलाने। कभी यकीन नहीं करना, ट्रैप होते हैं, अच्छे अच्छे लोग अंदर गए इसमें। तो ये फंड्स नहीं, जो 12A ATG के बेसिस पर रियल डोनर है उनसे पैसे लिए जाए। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिसोर्सेज फंडिंग की चीज़ें आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर जो है मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे कैसे फ़ायदा उठा सके। और इतनी जो बातें बोला उसके बाद, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस करती है। जैसे इस्लाम में ज़कात का सिस्टम है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि जो कंपनियां पैसे वाली है उन लोगों को ही जिम्मेदारी थोड़ी सी दे दो कि वो इस मुल्क के फलाह व बहबूदी का काम करे, जिसको कहा गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया? अभी जो नया कंपनीज एक्ट आया 2013 में अमेंडेड, उसके अंदर सेक्शन 135(1) के अंदर इसकी सारी प्रोविजन मौजूद है। डिटेल आप देख सकते हैं उसके अंदर। इसके 3 क्राइटेरिया है। जो कंपनी बिजनेस करती हो और उसका नेटवर्थ 500 करोड़ हो, कितना नेटवर्थ, यानी उसका एसेट, उसके सारे एसेट, कंपनी का, इंडिविजुअल नहीं। दूसरा, या फिर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। ये नॉर्मल बात है बिजनेस की दुनिया में, हमारे लिए थोड़ा अलग है, लेकिन बंबई में इधर उधर 1000 करोड़ टर्नओवर एक मिल जाता है। मैं लिस्ट शेयर करने वाला हूँ ऐसी 500 कंपनीज की जो इस क्राइटेरिया में बैठती है, उनके सारे डिटेल्स के साथ में। या फिर वो कंपनी जो 5 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाती हो। 3 क्राइटेरिया याद रखना, 500 करोड़ नेटवर्थ हो, या 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, या
5 करोड़ का प्रॉफिट हो, ऐसी कंपनी पर 2% उनके प्रॉफिट से 2% उन्होंने हर साल CSR में यानी समाजी फलाह बहबूदी में खर्च करना चाहिए, यानी उन्होंने कंपनी ने अपनी ज़कात 2% निकालनी चाहिए। समझ में आई बात? अब अब ये हर साल निकलती भी है और कहां जाती है पता नहीं चलता। अच्छा, आप पूछेंगे क्या ये ऑब्लिगेटेड है? हाँ, ये ऑब्लिगेटेड है, ये लाजिम है। अगर ये लाजिम नहीं है तो कानून बनाने का मतलब क्या है? तो हमारे इदारों को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंपनी जिसकी लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा वो भी, और जिसकी लिस्ट शेयर नहीं है, हमारे आसपास में MIDC होगी, लोग उनसे रवाबित बनाने के। अब ये कंपनी को सरकार कोई गाइडलाइन नहीं देती कि किसको देने का, अब तक तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन खर्चा करने का तो ये लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली 3 तरीके देखे वो बता रहा हूं। अब उसको कैसे अवेल करने का, ये आपकी चालाकी है, और मेरे से ज्यादा चालाक तो आप लोग हैं, ठीक है। 3 तरीके करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी का अपने ही किसी रिश्तेदार को डायरेक्टर बना के एक नया NGO फ्लोट कर देते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, जैसे नहीं, ये रिलायंस का अपना खुद का ऑफशूट विंग है। मतलब जो कंपनी होती है ना, वही कंपनी क्या करती है, अपने ही कुछ दूर के रिश्तेदारों को या अपने ही चपरासी को, अपने ही लोगों को, अपने ही काबू में रखने वाले NGO को बनाती है और उससे बिजनेस करती है और दिखाती है क्या कि ये 2% जो हमारा डोनेशन है वो इस पे जा रहा है, और वो उनके ऑफिसेस होते हैं, उन्हीं का ऑफिस होता है, उन्हीं की चीजें होती है, सारी चीजें करते रहते हैं उसके अंदर। एक चोरी का रास्ता उनका ही है, अपना खुद का यूनिट खोल देते हैं। हालांकि करना क्या चाहिए, उनको परमिशन है ये करने की, अभी तक कोई ऐसा रेगुलेशन, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी लोग पिटीशन डाल रहे हैं कि अगर लोग, ये बड़े बड़े डायरेक्टर लोग अगर खुद के NGO खोलेंगे और खुद के इसमें ही पैसा डालेंगे, पैसा किधर से आया, यहाँ के जेब से निकला, यहाँ के जेब में गया, पता तो चला ही नहीं, तो फिर ये इतने सारे NGOs हम बैठे हो क्या कर रहे हैं, हमारे पास कब आएगा? तो एक बात तो ये हुई। दूसरा वो क्या करते हैं कि वो कंपनीज जो ये क्राइटेरिया में बैठती है, वो अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए जो मैन पावर की जरूरत होती है, उसी फील्ड का कोई सोशल यूनिट खोलते हैं। जैसे अगर आप कोई एयर कंडीशन, नाम नहीं लेता ब्रांड का मैं, एयर कंडीशन कंपनी है जो एयर कंडीशन में बिजनेस करती है, तो वो क्या करती है, औरंगाबाद में अपनी कंपनी के करीब में आकर एक ये खोलती है, हम फ्री में बच्चों को स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। काय की ट्रेनिंग देंगे? फ्री में उनको हम AC टेक्नीशियन बनाएंगे। वो काय के लिए होता है? वो उनकी मैन पावर रिक्रूटमेंट का पैसा और ट्रेनिंग का पैसा बचाने के लिए, यानी इधर से निकाला CSR के नाम पे, अपना ही यूनिट खोला, अपनी ही जगह के अंदर खोला, उसको रेंट दिया, अपनी जगह थी कंपनी की, उधर एक इंस्टीट्यूट खोला कि भाई ये पैसा डाला मैंने, उधर इंस्टीट्यूट खोल के वो AC चल रहे, लोग आ रहे, अपनी एम्प्लॉय आ रहे जा रहे, और इधर से वो पैसा राउट होके अपना ही क्या कहते हैं उसको, मैन पावर बढ़ाने के लिए कर दिया। तीसरा एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस करते हैं ये CSR के अंदर, वो होता है एडवर्टाइजमेंट का। भाई झाड़ लगा दिए, कितने झाड़ लगाए, वो देखो आजकल देखे होंगे डिवाइडर के बीच में ट्रीज लगाते हैं, वो ट्रीज लगाते हैं, ट्री का खर्चा कितना, 100 रुपया, और उसके ऊपर जो बोर्ड लगा है एडवर्टाइजमेंट का, वो सरकार को कोई पैसा नहीं देना। अगर नॉर्मली कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट अगर कोई करता है तो उसका खर्चा कितना ज़्यादा है, लाखों करोड़ों रुपया एक एक साइट का खर्चा होता है। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट के इतने सारे रोड से फ्री में झाड़ लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और अपने बैनर्स लगाते फिरा दिए। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये 3 वो रास्ते हैं जिसमें नॉर्मल CSR का पैसा जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको लगता है, मैंने एक AC का मिसाल दिया, AC के मिसाल के अलावा अगर हमको लगता है हमारे यहाँ पर बहुत जॉब की कमी है, किसी मतलब और किसी फील्ड में अलग अलग स्किल्स के अंदर डालना चाहते हैं, तो हम भी ये चालाकी करें कि हमारे बच्चों को जिस सेक्टर में भेजना है उस कंपनी के CFO को पकड़े और उसको बोले कि यार इधर यूनिट खोल, हम दोनों मिलके खोलते हैं। और ऐसा बंबई में कई लोगों ने किया, पुणे में भी कई लोगों ने किया, इलेक्ट्रिकल स्किल सेंटर खुल गए, फिर उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के स्किल सेंटर खुल गए। तो अगर हमारे को
हमारे स्कूल के अंदर या हमारे कॉलेज के अंदर भी ऐसी चीज़ कोई खोलनी है तो हम अप्रोच करते वक्त फंड रेज करने के लिए, मेरी एसी की कंपनी है एग्जाम्पल, और आप मेरे पास आएंगे फंड मांगने के लिए और आप अपने स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं, कोई और तो मैं नहीं दूंगा। तो मेरे पास उसी वक्त आना जब आप अपने स्कूल में एसी का ही यूनिट खोलना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स, हंड्रेड्स ऑफ मतलब जॉब के क्रिएट करने की चीज़ें या फंड रेज करने की, या एजुकेशनल सेक्टर, बहुत सारे इदारे एजुकेशन के लिए भी देते हैं। बड़ा मेरे पास वो पूरी लिस्ट है जिन्होंने अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर करके रखा है कि इतना पैसा इस साल हमारा CSR में रिजर्व किया गया, लेकिन ये पैसा कोई लेकर नहीं गया, ऐसे वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा यहाँ ऑफिशियल बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमारे को उन तक अप्रोच करना है, बात करनी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनको कैसे रास्ता निकाल के दे सकते, कैसे रास्ता निकाल के दे सकते कि भाई ठीक है, आप एक काम करो, आप हमारे स्कूल को डोनेट करो, हम स्कूल के बाहर जो है आपके इतने इतने एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग लगा देंगे बाहर, या हम फलानी जगह हमारे प्रोग्राम के अंदर हम हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि भाई जो स्पॉन्सर देता है, फंड देता है, उसको बोलता हूँ 6 महीने तक ये एरिया में जो है स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, जितना प्रोग्राम रहेगा उधर लिख देंगे हम लोग, तो उनकी ब्रांडिंग हो जाती, हमारा फंडिंग का मसला हल हो जाता। तो अगर CSR फंडिंग लेनी है तो उसूल ये निकला कि उसको फ़ायदा देने वाला भी काम हमारे को देना पड़ेगा। समझ में आई बात? एक तो ये बताया कि उनके हाई नेटवर्थ लोगों से अगर हम लोग अप्रोच करते हैं और उसको बेनिफिट देते हैं, भाई 1 लाख दिया, 30,000 फायदा हुआ तेरा टैक्स में, तो 15,000 दोबारा मेरे को दे दे, 15,000 तू रख ले। एक अप्रोच ये हुआ। दूसरा अप्रोच ये हुआ कि भाई जिसके पास, जिस भी बड़े कंपनी के पास में CSR में हम अप्रोच करने जा रहे हैं तो उसको कैसे फायदा होगा, थोड़ा सा ये सोचे। अगर हम ये कर लेते तो हमारे लिए, हमारे NGO को, हमारे स्कूल को फंड मिलना आसान होता। ये 2 बात समझे। और पहली बात जो मैंने बोला था उसको फिर से लागू करूंगा। ये प्राइवेट कंपनीज होती है, यहाँ पर प्राइवेट पॉलिटिक्स बहुत चलती है, रीजनल पॉलिटिक्स चलती है, रिलीजियस पॉलिटिक्स चलती है, जातिवादी चलती है, ऊंच नीच वाली चीज़ें होती है, रिलीजन से हटकर जातिवादी पॉलिटिक्स भी चलती है। ये सारे चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए एक ही चीज़ काम आती है, हमारी ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई कंपनी 2 करोड़ देती है, आपके दूसरे इनकम से 50 लाख आता हो, आप क्या करते हो आप देख लोगे, लेकिन 2 करोड़ रुपया जो वहाँ से आया उसका रुपया का हिसाब वो लेगा, क्योंकि वो इधर आ रहा है ना। कई लोग ये चाह रहे होंगे कि वो यहाँ से नहीं आवे, तो उसके लिए वो हर्डल्स क्रिएट करेंगे। तो एक ही हथियार होता है और वो होता है ट्रांसपेरेंसी का। बहुत सारे मैनेजमेंट्स के लोग आए हुए हैं और हमारी गुजारिश ये है कि फंडरेजिंग के ये जो मामले हैं, 2 वे डिस्कशन से अगर अच्छा 10 मिनट आप मजीद आपको ठीक है, आप सवाल जवाब करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं अभी सवाल आया था प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ हम प्रैक्टिकल यहाँ पर करने के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। आगे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ऑब्जेक्टिव्स में इसका सेक्युलर सेटअप होना लाजमी है। पास हमारे माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में मुस्लिम बच्चों के तालीमी तलाशी के लिए हमने इदारा शुरू कर दिया, इस तरह की वर्डिंग। नंबर 2, क्या कंपनी का कोई सेटअप होता है? तो किसका सेटअप है सर कंपनी का? हाँ। CSR में कोई ऑफिस है सेटअप, उनसे कॉपरेट करना। तीसरा, मैंने सुना था स्टॉक एक्सचेंज बम्बई में, हाँ, उसको भी एक मॉडल बेसिस पर इस्तेमाल किया जा रहा है CSR में। ठीक है। पहला सवाल कि सेक्युलर सेटअप होना चाहिए क्या? यस ऑफ कोर्स 12 ATG के लिए सेक्युलर सेटअप ही लगता है। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऐसा रख सकते हो कि हमारी ट्रस्ट जो है सबके लिए काम करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको इक्वल प्रोपोर्शनेट में काम दे, लेकिन कुछ दूसरे मज़हब के लोगों की हेल्प करने का काम भी आपको साथ में रखना होगा, तो ही 12 ATG और ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। रही बात के माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको माइनॉरिटी स्पेसिफिक काम कर रहे हैं वो दिखाना पड़ता है, तो वो एडिशनल क्लॉज भी आप रख सकते हैं अंदर। मतलब एक सेक्युलर सेटअप के अंदर एक स्पेसिफिक
माइनॉरिटी को या एक स्पेसिफिक जाति को प्रोविजन रखने का आपको अधिकार हो सकता है, तो आप ये अमेंडमेंट करा सकते हैं। दूसरा सवाल था आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है वो बातें अभी सिर्फ डिस्कशंस के लेवल पर है, अभी कुछ ये नहीं। आपने ये सवाल किया था सेकंड कि क्या CSR का कोई यूनिट होता है क्या? यस, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी टू हैव अ यूनिट। अब कितना इम्प्लीमेंटिव है वो आप जैसे घुसेंगे अंदर इस सेक्टर में, आपको हर कंपनी का एक अलग मेथड नजर आएगा। यस, आपका आंसर है कि हर जगह होता है, नहीं है तो कोई अगर किसी ऑफिसर लेवल के लोगों की एंट्री अगर हो जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविस्ट जाके पूछ लेता है नामवर, तो वो लोग फटाफट उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। क्योंकि बाय लॉ अगर इंडिया में किसी कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो उसको 2% CSR देना होगा ऑफिशियली, दैट्स अ लॉ, एनफोर्सेबल लॉ। और कोई सवाल? CSR का जो यूनिट है वो यूनिट जो होगा प्रॉफिट एरिया नहीं होगा जी, प्रॉफिट एरिया नहीं होगा वो यूनिट नहीं, वो डोनेशन होता है, वो दिखा। औरंगाबाद शहर में 2 हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट अंडर बजाज है, धूप है, लेकिन उनकी जो चार्जेस हैं आप हॉस्पिटल के इक्वल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही, उसको कोई ऐसा क्रॉस चेक नहीं होता? नहीं, क्रॉस चेक करवा सकते, वही तो मैंने कहा, पहली मिसाल जो मैंने दी वो यही तो करते हैं वो लोग कि पेपर पे वो CSR होता है लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद एक प्रॉफिट मेकिंग बना रहे होते हैं। सो आपको अगर फंड चाहिए तो आप उन पर कोई एक्शन मत लो, लेकिन कोई एक थर्ड पार्टी खड़ी करो जो उसका क्रॉस चेक कराए, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन लेने जाएंगे तो आपको तो फिर उसके फंड मिलने से रहे। सर, मेरी मैनेजमेंट जो है वो पहले सर्टिफिकेट बनाएंगे जी, लेकिन ITR इसके लिए फाइल करती है क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि उसमें जो है हमारा इनकम टैक्स कट जाएगा। तो उसके बारे में क्लियर कीजिए कि क्या हमारी जो इनकम है उसमें जो कुछ कमी हो जाएगी या फिर वो हमारे लिए अच्छा है? नहीं, 12A किस साल में बनाया हुआ है 4 साल और ITR कितना फाइल नहीं किया हुआ है? कभी नहीं, अभी तक नहीं। तो आप पुराना, अब देखो ये रिकमेंड इतनी पब्लिक में नहीं करना चाहिए, लेकिन पुराना जो है बिलो टैक्सेबल इनकम के अंडर में फाइल करो, और जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ से आपका 12A बना है उसके लिए आप क्या करो कि वहाँ पर टैक्सेबल इनकम दिखाओ, लेकिन वो 12A के अंदर एग्जेम्प्टेड दिखा दो। उससे पहले वाले को जो मिनिमम 2.5 लाख वाला या 1.5-2 लाख वाला है उस तरह से कुछ दिखा दो। सो और उसके बाद आपको एक विलंबन पत्र देना होगा जिसके वो चैरिटी कमिश्नर आपके ऊपर चार्ज मारेगा 100, 200, 500, 800, 1000 रुपये, ख़त्म कर दो। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि जल्दी से जल्दी भर दो। क्यों मालूम है? अगला जो नया कानून आया है अभी, हर ट्रस्ट को 12A होना ज़रूरी है। जिस ट्रस्ट के पास 12A नहीं होगा उसका ऑपरेशंस खत्म कर दिया जाने वाला है। ये बात ध्यान से सुनना, ये मतलब ऑलरेडी उनके टेबल से निकल चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन कभी भी हो सकता है। FCRA के बारे में ये चर्चा थी, तकरीबन 90% FCRA रिजेक्ट किए जा चुके हैं, सब जानते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखो कि जितना जल्दी हो सके ITR फाइल करके 12A लेकर आइए। हॉस्पिटल्स की बात की आपने, जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है उनको अपने जो बेड्स रिजर्व करके रखना पड़ता है बिलो पावर्टी लाइन कैटेगरी। बेसिकली वो भी कंडीशन है, अभी तो सर जो मानता हूँ जैसे मैं उसके बाद उसमें चले गए हो, लेकिन मेरे को उनको कुछ बेड्स के लिए रिजर्व करना पड़ता है। बिल्कुल, रिजर्वेशन करना पड़ता है, तो हर रोज इतने बेड्स। सिर्फ ट्रस्ट हॉस्पिटल नहीं, जो कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे RT के अंडर में जैसे आपको ये देना पड़ता है, मतलब रिजर्व सीट बच्चों को देनी पड़ती है, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी स्पेसिफिक फ्री में देना पड़ता है। और ये बात हम इसलिए बताते हैं कि पहले हम इतने जानकार नहीं थे, हम बहुत बच्चे आप लोगों के सामने। हमने अभी थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स पढ़ी और थोड़ा थोड़ा हमने खाली उंगली करना भी चालू किया है, और 2-4 साथियों को ज़रा कॉरपोरेटर बना दिया बम्बई में, तब पता चला ये सब प्रोविज़न होते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल को एक लेटर खाली, मेरा 25 साल पुराना साथी, मेरा क्लासमेट, मेरे दोस्त, मेरे साथ हाफिज़ हुए, मेरे साथ आलिम हुए, मेरे साथ ग्रेजुएशन किए, मुफ्ती सुफियान वनु वडाला से कॉरपोरेटर है, नाम सुना होगा उनका। एक लेटर उनका डलवा देता हूँ हॉस्पिटल पे, बस खलास। साहब कितने बेड चाहिए बोलो? प्राइवेट हॉस्पिटल, ट्रस्ट रजिस्टर छोड़ो, प्राइवेट कमर्शियल हॉस्पिटल को भी लाजिम है कि वो स्पेशली ये दे देवे ये करने के लिए।
जानकारी लेंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो कौन सा है जिसको आप रेफर कर रहे हैं? मैं आपको उसके लिए क्या कंडीशन है हॉस्पिटल? मैं बता देता हूँ आपको, पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह पर्सनल काउंसलिंग में दे दूंगा मैं, ठीक है। बस रूल याद रखना, याद दिलाना कि मैंने बोला था, मैं आपको दिलवा दूंगा। क्या? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए 5 मिनट आपको मैं एक सजेशन के तौर पे बोलता हूँ, मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं थोड़ी देर में। जो डिटेल्स लेनी है मेरे ख्याल से ज़हूर साहब से ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो मैंने जो कंपनीज़ के 500 कंपनीज़ के नाम दिए हैं जो CSR में फंडिंग जिनके पास पड़ा हुआ रहता है, जाके लेना हमारा काम है। कैसे लेना? होशियारी से लेना, दादागिरी नहीं करना, मियाँ भाईगिरी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा अच्छे ठंडे से ले लेना। बैंक्स भी है कई, उनसे भी, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है, FCRA है, नॉन। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंटेंट राइटिंग जो हम लिख रहे हैं ना, वो जो हमारा राइटिंग की स्किल जो होती है ना, वो 1000-2000 रुपये किसी अच्छे आदमी से लिखवा कर देकर ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय इसके कि हम जाके ज़बानी बहस करें हमारी बातों को। तो ये एक बात है। प्रैक्टिकल चीज़ मैं ये बोल रहा था, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ स्कूल्स जो यहाँ पर या कुछ मैनेजमेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो वीडियो सेशन के थ्रू हम ट्रेनिंग का जो सिलसिला चालू किए हैं, उस सिलसिले को तजर्बाती तौर पर 9वीं और 10वीं क्लास के लिए या खालिस 10वीं क्लास के लिए एक हर स्कूल जितने आए हुए आज अगर ये अज़्म कर ले कि भाई एक काम करो, आप हमको हमारे, वो वीडियो मेरे नहीं है, वो वीडियो हमारे खुद के नहीं है, वो जनरल एसेट है। और हो सकता है कि वो वीडियो देखने के बाद बच्चों में चेंज आने के बाद एक इंटीग्रेटेड ये भी डेवलप हुआ है कि स्कूल के असातिज़ा खुद वो रिकॉर्ड करके देते हैं कि ये मेरा वीडियो है, मैं अच्छा ये सबक अच्छा पढ़ा लेता, और वो हम पूरे महाराष्ट्र में सर्कुलेट करते। तो ये 2 वे होगा। मतलब मान लो बम्बई का एक टीचर जो पढ़ाएगा एक सबक को या समझाएगा, या उसका कोई वीडियो होगा, वो नागपुर पहुंचेगा, गोवा वाले का नासिक पहुंचेगा, नासिक वाले का औरंगाबाद पहुंचेगा। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसे वीडियोस है वो भी शेयर करें, और हमारे पास जो है हम भी शेयर करते। लेकिन एक टारगेट लेके चलते, इस साल 10वीं 6 महीने अगर हम 10वीं में अगर बच्चों के अंदर फिक्री इनकलाब बर्पा करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानो अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जितने मसाइल और मसला हल करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो जो स्कूल ये चाहते हैं उनके शुरू करें, आप ज़हूर साहब से रब्ता करें, या मैं नंबर भी दे रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन अगर हम बैठे और पहले तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और टीचर्स कन्विंस हो, ये होने के बाद फिर PTA मीटिंग में इस बात को रखें, इस बात को PTA मीटिंग में रखें, और PTA मीटिंग में रखने के बाद में इसको भेजा जाए तो मेरे ख्याल से जहाँ छोटे छोटे स्कूलों में और स्लम के स्कूलों में जहाँ हमने कामयाबी हासिल की है, तो और भी जगह तक ये बात पहुँच पाएगी। तजुर्बे से ये देखने में आया कि जो अमीर और पैसे वाली स्कूल है वो ये सर्विस नहीं ले रही है, लेकिन जो ज़रूरतमंद स्कूल है वो इसको ले रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़े। तो इस पर अगर कोई बोलना चाहे तो बोलो, हम ये सर्विस शुरू कर सकते हैं।